तो बच्चों आज हम कवर करेंगे लैमीज थ्योरम। इसका पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इफ 3 कोप्लानर forces, if 3 coplanar forces acting at a point are in equilibrium, then each force is proportional to the sine of angle between opposite two forces। इसको पहले हम डायग्राम में बना लेते हैं। एक फोर्स है P, Q, R, ठीक है। इसको ले लो अल्फा एंगल, बीटा और ये गामा। तो देखो लैमीज थ्योरम क्या बोलती है कि अगर हमारे पास तीन फोर्सेस हैं जो कि कोप्लानर हैं, तीन फोर्सेस हैं जो कि कोप्लानर हैं और इक्विलिब्रियम में हैं, तीन फोर्सेस हैं कोप्लानर हैं और इक्विलिब्रियम में हैं। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स आपकी जीरो है, एफ नेट इक्वल टू जीरो। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि कितनी भी फोर्सेस लग रही बॉडी पे, या तो उसका रिजल्टेंट जीरो है या फिर उस पर कोई फोर्स लगी नहीं रही है, तभी तो हमारा नेट फोर्स जीरो हो पाएगा, है ना। अब जो है इक्विलिब्रियम भी आपका दो तरह का होता है, स्टैटिक और डायनामिक, ठीक है। अगर हमारा फोर्स जीरो है तो मतलब एक्सीलरेशन भी क्या है? जीरो है। अब एक्सीलरेशन जीरो तब भी हो सकता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, है ना। तो हो सकता है बॉडी इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो या फिर रुकी हो। अगर बॉडी रेस्ट पे है और एफ नेट जीरो है तो क्या है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। स्टैटिक हो सकता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो सकता है और डायनामिक हो सकता है। लेकिन दोनों में क्या कंडीशन होगी कि नेट फोर्स हमारी जीरो होगी। तो ये लॉ क्या बोलता है कि अगर हमारी तीन फोर्सेस एक पॉइंट पे लग रही हैं, जैसे हमने यहाँ पे ले ली अपनी तीन फोर्सेस कौन कौन सी, P, Q, R, तो जो हर फोर्स होगी, जैसे अब हम इसको लिख लेते हैं P फोर्स ली हमने, इसके अपोजिट दो फोर्सेज हैं, उनके बीच का एंगल क्या है? अल्फा। तो P बाई साइन अल्फा इक्वल टू Q फोर्स ली, तो उसके अपोजिट जो दो फोर्सेस हैं उनके बीच का एंगल क्या है? बीटा, तो साइन बीटा। ऐसे ही अब कौन सी चीज? R बाई साइन गामा। तो ये जो है क्या है? लैमीज थ्योरम, लैमीज का लॉ। अभी हम इसको प्रूफ करके भी देख लेंगे कैसे प्रूफ होगा। ये स्टेटमेंट है आपकी किसकी? लैमीज की, ठीक है। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि फोर्सेस किस में होनी चाहिए? इक्विलिब्रियम में। मतलब इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या आना चाहिए? बैलेंस्ड होनी चाहिए, रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए, ठीक है। रिजल्टेंट जीरो, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन कर लें आगे। देखो अब हम इसी स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। R P थोड़ा नीचे बना, ये पॉइंट ले लेते हैं O A B C, अल्फा
बीटा गामा। ठीक है, हमें स्टेटमेंट क्या प्रूव करनी है, P अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू R अपॉन साइन गामा। ये स्टेटमेंट हमें लानी है। तो देखो हम इसको ज्योमेट्री की हेल्प से लाएंगे। यहाँ पे क्या है, इन दो फोर्सेस को P और Q का हम इसका क्या बना लेंगे, पैरेललोग्राम बना लेंगे। क्या बना लेंगे, पैरेललोग्राम बना लेंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, दोनों साइड्स पैरेलल होती है ना, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल लेंथ की होती हैं। ठीक है, तो ये हमने बना लिया पैरेललोग्राम। अब इसको ऐसे जोड़ दिया, थोड़ा सही नहीं बना। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, ये एंगल टोटल कितना होगा, 180। तो ये बीटा है, तो ये एंगल कितना बचा, 180 माइनस बीटा बचा। और ऐसे ही ये एंगल कितना बचा, 180 माइनस अल्फ़ा। ये पूरा 180 है ना, तो ये 180 माइनस अल्फ़ा। अब ये पैरेललोग्राम है तो अल्टरनेट एंगल सुना होगा, जितना एंगल ये होगा उतना ही ये होगा। तो ये भी कितना हो गया, 180 माइनस अल्फ़ा। अब अगर हम ट्राइंगल ले लें, ट्राइंगल इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, OAD। तो ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो एंगल A प्लस एंगल O ले लो प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। तो दो एंगल हमें पता है, तो ये एंगल निकाल लेंगे हम, इनको पुट कर लेते हैं, 180 माइनस अल्फ़ा प्लस 180 माइनस बीटा प्लस हमें एंगल चाहिए A इज इक्वल टू 180। तो 180 से 180 कैंसिल हो गया, तो एंगल A हमारे पास कितना आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 180 आ गया भाई ये। अब जो ये पूरा एंगल है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये कितना होता है पूरा, 360 होता है ना, पूरा सर्कल इज इक्वल टू 360। ये हमें पता है, यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा हमने निकाल लिया, 360 माइनस गामा। ठीक है, ये इक्वेशन ले लेते हैं हम सेकंड। अब सेकंड को हम पुट करेंगे फर्स्ट में, पुट सेकंड इन फर्स्ट। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एंगल A 360 माइनस गामा माइनस 180। तो ये एक तरह से क्या आ गया, 180 माइनस गामा। एंगल A कितना आ गया, एंगल A कितना आ गया, ये 180 माइनस गामा। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में हम साइन रूल लगाएंगे। किसी ट्राइंगल में, जो ट्राइंगल लिया हुआ है, साइन रूल। तो साइन रूल क्या कहता है हमारा, जैसे ये फोर्स Q थी तो ये भी क्या होगी Q, क्योंकि हमने क्या बनाया, पैरेललोग्राम बनाया ना। तो साइन रूल लगाएंगे, P अपॉन साइन, अपोजिट जो वो होता है एंगल कितना है, 180 माइनस अल्फ़ा। ऐसे ही Q अपॉन साइन 180 माइनस बीटा। ऐसे ही R, ये अपोजिट हो जाएगा ना इसके, R रिजल्टेंट, R कितना आ जाएगा, साइन 180 माइनस गामा। तो आ गया हमारा रिजल्ट वही, साइन 180 माइनस जो भी एंगल होता है वही रहता है। ये तो रूल पता होगा, 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, STC। तो 90 डिग्री, 180, 270, 360। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है। तो साइन 180 माइनस जो भी एंगल होगा वही आ जाता है। ठीक है, मैथ से प्योर। तो P अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू R अपॉन साइन
गामा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इसके डेरिवेशन करने के लिए हमें एक दो चीज़ें करनी थी। क्या करनी थी? एक तो हमने पैरेललोग्राम बना लिया इस फोर्स का, फिर सिंपली इन एंगल्स को लिख लिया और साइन रूल लगा दिया। 2-3 स्टेप में ही हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो स्टेटमेंट लिखने को आएगी तो स्टेटमेंट लिखोगे और ये फॉर्मूला लिखोगे, और डेरिवेशन करने के लिए आया तो ये 2 स्टेप में तुम फाइनल कर लोगे। ठीक, अब अगला देखते हैं, नोट कर लेना भी वाला। नेक्स्ट थ्योरम हम देखेंगे वेरिग्नॉन्स थ्योरम, ठीक है। वेरिग्नॉन थ्योरम, तो ये थ्योरम आपकी क्या कहती है? इसको हम बोलते हैं थ्योरम ऑफ मोमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्योरम ऑफ मोमेंट। ये थ्योरम बोलती है, it states that the algebraic sum of a system of forces, of a number of forces कर लो, number of forces acting at a point, algebraic sum of moment, algebraic sum of moment of number of forces acting at a point is equal to the moment of resultant of forces at any point, at any point। इसको हम बोलते हैं थ्योरम ऑफ मोमेंट। देखो ये थ्योरम क्या बोलती है कि अगर कितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनका एक रिजल्टेंट तो होगा। तो अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें, हम कोई भी मान लो Q है, P है, R है, S है, सारी फोर्सेस हैं, ये एक पॉइंट पे लग रही हैं। अगर हम बोलें कि इनका रिजल्टेंट है, एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब मान रहे हैं, जरूरी नहीं है कि यहीं पे निकलेगा। क्या हो गया? तो मान लो इसका रिजल्टेंट हमारे पास आया ये, इसको आर रहने दो, इसको एम कर लो, आर, ये रिजल्टेंट आया। तो ये थ्योरम क्या बोलती है कि अगर आप कहीं पे भी कोई भी पॉइंट लें, कहीं पे भी कोई भी पॉइंट लें, ये पॉइंट ले लिया, मान लिया हमने ये पॉइंट ले लिया ओ, ठीक है। इससे यहाँ एक परपेंडिकुलर डाला, इससे यहाँ एक परपेंडिकुलर डाला, यहाँ एक परपेंडिकुलर डाला, यहाँ एक परपेंडिकुलर डाला, यहाँ एक डाला। तो इस पॉइंट के अबाउट जो इनका मोमेंट होगा, जैसे मान लो ये डिस्टेंस है d1, ये हो गया आपका d2, ये हो गया d3, डिस्टेंस इस पॉइंट से, ठीक है। कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ। ये थ्योरम कहती है कि जो इसका मोमेंट होगा इन फोर्सेस का, जैसे P इंटू D1, इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का मोमेंट है, प्लस एल्जेब्रिक सम करना है M इंटू D3 प्लस S वाले को ले लो D4, S इंटू D4। तो ऐसे करके जितनी भी फोर्सेस हों किसके इक्वल होंगी? जो रिजल्टेंट का मोमेंट होगा। रिजल्टेंट का मोमेंट के लिए हमने लिया है D2, R इंटू D2। तो R क्या है हमारा? रिजल्टेंट। R है हमारा रिजल्टेंट, ठीक है। और मोमेंट क्या होता है? किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर हम मोमेंट ले रहे हैं,
मोमेंट होता है फोर्स, जो फोर्स दी है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट जहाँ से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे मान लो अभी हमने यहीं पे देखा ये O था और ये फोर्स थी P, तो यहाँ से इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, इस फोर्स का P का, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस मान लो D1 है। क्या है? D1। तो अगर हम इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे किसका? P का, तो क्या होगा? मोमेंट ऑफ P क्या होगा? फोर्स, जो फोर्स है P इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? D1। और मोमेंट करता क्या है? मोमेंट रोटेट करने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे इस पॉइंट को हम यहाँ पे देखें और इस फोर्स को देखें, तो ये फोर्स क्या कर रही है इस पॉइंट के अबाउट? रोटेट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो मोमेंट हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब जो ये फॉर्मूला है P इंटू D1, अगर हम इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, थोड़ा सा क्या करें? मॉडिफाई। इस फोर्स को हमने ऐसे कर लिया, ये क्या बन गया? ट्राइंगल। ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या हो गया? P हो गया, और हाइट कितनी हो गई? D1। तो अगर मैं 2 इंटू एरिया कर दूं ये वाला ट्राइंगल का, 2 इंटू ट्राइंगल का एरिया, तो वो हमारा मोमेंट के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 से इंटू कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। P इंटू D1 आ गया फाइनली। तो ये क्या होता है? 2 इंटू एरिया मोमेंट के इक्वल। इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ेगी? इसके डेरिवेशन में। तो मोमेंट का एक हमने अलग फॉर्मूला क्या निकाल लिया? 2 इंटू एरिया। कैसे करके? क्योंकि हमें पता था ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ P इंटू D1, तो P इंटू D1 ही क्या था? हमारा मोमेंट था। तो अगर हम उसे 2 से और इंटू कर देंगे तो हमारे पास मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, इसकी ज़रूरत हमें किस में पड़ेगी? जब अभी हम इसका डेरिवेशन करेंगे। किसका? ये हमें डेराइव करना है। चलते हैं आगे। तो देखो, अब हम करेंगे इसका डेरिवेशन। ठीक है, ये हो गया आपका P फोर्स, Q फोर्स, ये हो गई इनकी रिजल्टेंट। ये ले लिया हमने O पॉइंट। ठीक है, जिस पॉइंट के अबाउट हम लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, PQR। अब इनको हम दे देते हैं नाम OABC। हो गया। अब देखो, हमें क्या प्रूव करना है कि जो इन फोर्सेस का मोमेंट है Q का, P का, इस पॉइंट के अबाउट, O के अबाउट, एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ P प्लस मोमेंट ऑफ Q किसके इक्वल होना चाहिए? मोमेंट ऑफ R। और ये सारे किसके हैं? अबाउट पॉइंट। कौन से पॉइंट के? अबाउट पॉइंट O। ये जो हमने पॉइंट लिया है, ये जो हमने पॉइंट लिया है O। ठीक है, इसके अबाउट इनका एल्जेब्रिक सम किसके इक्वल होना चाहिए? मोमेंट ऑफ R के। तो अभी हमने देख लिया कि एरिया, तो मोमेंट अगर हम P का लें, अगर हम P का मोमेंट लें इस पॉइंट के अबाउट, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल O। अच्छा, 2 पॉइंट O हो गए, OD।
डी ले लो इसे, ठीक है, ओ डी ए, ओ डी ए। ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है, इसका एरिया किसके इक्वल होगा? मोमेंट P का मोमेंट अबाउट O। अभी हमने देखा था ना, फॉर्मूला डिराइव करा था जब, तो एक तो ये ट्राइंगल हो गया। अब अगर हम ऐसे ही मोमेंट ऑफ Q देखेंगे, Q, तो कौन सा ट्राइंगल होगा? ये ट्राइंगल, ट्राइंगल O D C। R के लिए ये ट्राइंगल, ये O D B, वेरी गुड, ट्राइंगल O D B। तो ये तो क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, ठीक है। फिर से ज्योमेट्री हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। हमें पता चल गया हमें रिजल्टेंट क्या लाना है, रिजल्ट क्या लाना है। अब हमें इसे प्रूव करना है, ठीक है। एरिया, एरिया लिख लो इनके आगे, एरिया, एरिया। आप कैसे करेंगे? देखो, ये वाला एरिया लाना है, तो ये तो कॉमन हो गया, कौन सा? ओ डी सी। जो ट्राइंगल ओ डी बी है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ट्राइंगल ओ डी बी किसके इक्वल हो जाएगा? ट्राइंगल ओ डी सी प्लस कौन सा बचा? सी डी बी, ट्राइंगल सी डी बी। तो ये तो कॉमन आ गया, ये तो हमें लाना ही था, ओ डी सी तो है ही यहाँ। बस हमें इसको किसके इक्वल लाना है? सी डी बी के। ओ डी ए को ओ डी ए, मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल किसके इक्वल लाना है? ओ डी ए को सी डी बी, ठीक है। तो देखो अब कैसे लाएंगे, ज्योमेट्री लगेगी इसमें, किसके इक्वल लाना है हमें? सी डी, इसके। तो जो ये येलो से है और जो ग्रीन से है, इनको इक्वल प्रूव करना है, बस हमारी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। तो देखो, पहले तो क्या है कि जो ट्राइंगल है, ये क्या लिखा है हमने इसे? सी डी बी, ये इक्वल होगा किसके? ट्राइंगल बी डी ए, क्योंकि ये क्या था? ये पैरेललोग्राम था, ठीक है। पैरेललोग्राम की रिजल्टेंट क्या होती है? उसे दो इक्वल भागों में बांटती है। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर हो गया, ठीक है, इसके बराबर हो गया। अब जो ट्राइंगल बी डी ए आया है, बी डी ए, ये किसके इक्वल होगा? इसके, ओ डी ए। ये क्या, ये कौन सी थ्योरम है कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं, अगर पैरेलल लाइंस हैं दो, ये दो पैरेलल लाइंस हो गई ना, ये वाली और ये वाली, इनके बीच में अगर बेस कॉमन है, अगर बेस कॉमन है, जैसे इन दोनों ट्राइंगल्स में, इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में ये बेस कॉमन हो गया, तो इनके ऊपर जो हम ट्राइंगल बनाएंगे उनका एरिया इक्वल होगा, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी होती है। तो इससे क्या आ गया? पैरेलल लाइंस के बीच में हमारा ओ डी ए इज इक्वल टू डी बी ए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये ले लो फर्स्ट और ये ले लो सेकंड, इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा क्या है, क्या प्रूव करना था हमें? ये वाली लानी थी ना, ये तो हमारा था ट्राइंगल ओ डी ए किसके इक्वल हो गया हमारा? जो हमें लाना ही था, ओ डी ए, ट्राइंगल सी डी बी। आ गया ये? तो हमारी ये थ्योरम भी प्रूफ हो गई, ठीक है। अब एक प्रिंसिपल हम करेंगे, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ
फोर्सेस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। ये क्या कहता है? द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन of a rigid body remains unchanged if the force acting on the body is transferred along the line of action of force। जैसे एक बॉडी है, इस पे इधर लग रही है फोर्स P, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी? ये। ठीक है, इसी बॉडी को हम आगे बना लेते हैं, इसी बॉडी को हम यहाँ बना लेते हैं। तो ये सेम बॉडी है, हमने आगे बना लिया। तो ये लॉ क्या कहता है कि अगर इस फोर्स को आपने मान लिया इसकी लाइन ऑफ एक्शन में यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया या यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, तो इस बॉडी की स्टेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन होना क्या चाहिए? उसकी लाइन ऑफ एक्शन सेम होनी चाहिए। ठीक है, उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेम होनी चाहिए, तो आप उसको कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, उसकी स्टेट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ना तो रेस्ट में ना मोशन में। इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम? जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो कई बार हमें फोर्स यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करके फिर सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है, ये इसका फॉर्मूला है।